वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। 1 मिनट रुक जाइए विष्णु जी। जी जी माता जी। हम इसको यूट्यूब में जोड़ रहे हैं। जी माता जी। तो शुरू कर सकते हैं। हाँ, आरभ्यताम तावत्। जी माता जी। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। सभी को यथायोग्य माता जी को प्रणाम करके कक्षा का आरंभ करते हैं। इसके पहले गत कक्षा में हम लोग प्राचीन वैयाकरणों के मत जान लिए, उनके मत से शाब्दबोध प्रक्रिया जान लिए और नव्य वैयाकरणों का मत भी जान लिए कि नव्य वैयाकरण जो है वो फलावच्छिन्न व्यापार और व्यापारावच्छिन्न फल में शक्ति मानता है। नव्य वैयाकरणों के यहाँ गौरव प्राचीन वैयाकरण ने दिखा दिया था। तो एक बात हम लोग जो है ये जान गए थे कि पहले नव्य वैयाकरण ने प्राचीन वैयाकरणों पर दोष दिया था कि यदि आप फल और व्यापार में अलग अलग शक्ति मानोगे तो दोनों पदार्थ होंगे आपके यहाँ, तो दोनों की उपस्थिति अलग अलग होगी। यदि दोनों की उपस्थिति अलग अलग होगी तो पृथक पृथक उपस्थिति जो है वो उद्देश्य विधेय भावेन अन्वय के प्रति कारण होती है। तो उद्देश्य विधेय भावेन अन्वय की आपत्ति प्राचीन वैयाकरणों के मत में दिया था नव्य वैयाकरण। लेकिन प्राचीन वैयाकरण ने समाधान दिया कि नहीं, हम जो है धातु भिन्नत्व का निवेश कर देंगे तो हमारे यहाँ दोष नहीं होगा। धातु भिन्न पदजन्योपस्थिति, धातु भिन्न पदजन्य पृथक पृथक उपस्थिति कारण, तो धातु जन्य जो उपस्थिति होगी उनका उद्देश्य विधेय भावेन अन्वय नहीं होता है। ये प्राचीन वैयाकरणों ने समाधान दिया था जिसको आप कल जान लिए थे। नव्य वैयाकरण के यहाँ गौरव होता है, प्राचीन वैयाकरण ने बता दिया था। वो गौरव क्या है? मुझे थोड़ी एक समस्या थी कि प्रभा में थोड़ा काशिकाकार का मत दिया है। प्रभा में थोड़ा उसको भी बताइए। वो विशिष्ट काशिकाकार का मत दिया है। काशिकाकारा प्रास्ताः इति गुरु है। हाँ बोलिए जो है वो कौन सा क्या मत दिया, आप बताएंगे उसके बारे में कि क्या आपको उसमें समझ नहीं है? गुरुजी को बोलने दीजिए। गुरुजी को बताइए ना। हम सबको मौन। हाँ गुरुदेव, 1 मिनट। हाँ भगवान साहब जी बताइए वो मत तो पहले क्या मत दिया है जिसका आप विशिष्ट व्यापार फल व्यापार विशिष्ट फले एवं धातोः शक्ति वदन्ते काशिकाकारा प्रास्ता इति गुरुः। ठीक, यही तो बता रहे हैं। सुनिए ना, बात बता रहे हैं। बोलने दीजिए, बीच बीच में आप लोग मत बोलिए। हाँ नहीं माता जी चल सकता है, पूछने दीजिए। नहीं अभी पूछेंगे तो पूछेंगे, बात पूछें। अभी आप बोलिए, कोई नहीं पूछेगा। जी माता जी, नहीं वो पूछ सकते हैं माता जी इनका। हाँ मौन कर रहे हैं। जी माता जी, नहीं बोलने के लिए खोल सकती है माता जी, तभी बोले जब जरूरत हो, इसलिए बोलने में कोई बाधा नहीं है। हाँ भगवान साहब जी ध्यान दीजिए ऐसा। हाँ तो जो नव्य वैयाकरण ने फलावच्छिन्न व्यापार और व्यापारावच्छिन्न फल में शक्ति नव्य वैयाकरण मानता है, ये बात हमने गत कक्षा में बता दिया। इसमें गौरव है। गौरव क्या हो रहा है? प्राचीन वैयाकरण कहता है, माने भट्टोजी दीक्षित, प्राचीन माने परम प्राचीन काशिकाकार के बात नहीं कर रहे हैं। काशिकाकार का मत नागेश भट्ट जो बता रहे हैं वही है। फलावच्छिन्न व्यापार और व्यापारावच्छिन्न फल, फल विशिष्ट व्यापार, व्यापार विशिष्ट फल धातु का अर्थ होता है, यही काशिकाकार का मत है। और वही नागेश उसको जो है दृढ़ किए हैं, उसी को जो है माना है। काशिकाकार वाला जो मत है फलावच्छिन्न व्यापार कहिए
चाहे फल विशिष्ट व्यापार कहिए, ये कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य में जो है व्यापार विशिष्ट फल, ये हमारा जो है नव्य वैयाकरण कहता है कि हमारा धातु की शक्ति होती है फल विशिष्ट व्यापार और व्यापार विशिष्ट फल में। काशिकाकार का भी यही मत है, उसका वो इसलिए परास्त हो गए। कल हमने दीक्षित जी का मत का व्यवस्थापन किया था, दीक्षित कौंड भट्ट इत्यादि का जो मत है उनका व्यवस्थापन कल कर दिया था कि प्राचीन वैयाकरण से दीक्षित जी को पकड़ना है, आपको काशिकाकार को नहीं पकड़ना है। काशिकाकार को पकड़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो आपको लग रहा है काशिकाकार कैसे परास्त हो गए? प्राचीन वैयाकरण हम जो कर रहे हैं उसमें दीक्षित कौंड भट्ट आदि लिए जाएंगे। नागेश भट्ट और काशिकाकार दोनों एक मत है। फल विशिष्ट व्यापार, व्यापार विशिष्ट फल में शक्ति होती है। ये हमारे जो है वो प्राचीन वैयाकरण, परम प्राचीन वैयाकरण उसको कहिए, काशिकाकार उनका मत था। उसी को वही नागेश का जो मत है, तो जो नागेश का मत है वही काशिकाकार का मत है। ये बात काशिकाकार कौन से सूत्र में कहते हैं, कहाँ कहते हैं? ये बात समझ में आ गई भगवान साहिब जी? ये माता जी हमको लग रहा है ना इसका पूरा रेफरेंस हम देखे नहीं है, टीकाकार आदि कर रहे हैं कि प्राचीन काशिकाकार आदि है परास्त। तो ये किस में है, थोड़ा सा अन्वेषण करना पड़ेगा माता जी, वो किस सूत्र में है। हमको लग रहा है भुगादेव धातु में होना चाहिए या सनातनता धातु में होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। फिर भी इसका रेफरेंस देखना पड़ेगा माता जी। चलिए ठीक। तो प्राचीन वैयाकरण काशिकाकार में फल विशिष्ट व्यापार, व्यापार विशिष्ट फल में ये जो शक्ति जो नव्य वैयाकरण मानता है वही काशिकाकार का मत है। ये हमारे प्रभाकार ने इसका विवेचन किया है, वही नागेश का मत और काशिकाकार का मत एक दिखा करके। तो अब देखिए जब नव्य वैयाकरण का मत का खंडन हो जाएगा तो काशिकाकार के मत का भी खंडन हो जाएगा, इसलिए काशिकाकार आप रास्ता लिखते हैं जो है। तो देखिए तो नव्य वैयाकरण का मत ठीक क्यों नहीं है, ये भट्टो दीक्षित कैसे कहते हैं, तो उस बात को पहले समझ लीजिए। भट्टो दीक्षित अनुयायी कौंड भट्ट आदि कहते हैं कि फल विशिष्ट व्यापार और व्यापार विशिष्ट फल में शक्ति मानने पर गौरव होगा। क्या गौरव होगा? क्या देखिए हम कहते हैं धातु से फल और व्यापार की उपस्थिति होती है। धातु तो धातु जो है की शक्ति, धातु की जो शक्ति है वो फल और व्यापार में होती है, ये कहता है। तो फल व्यापार उपस्थिति प्रति आप इस प्रकार से कार्यकारण भाव बनाएंगे कि फल और व्यापार की जो पृथक पृथक उपस्थिति हो रही है उस उपस्थिति के प्रति फल व्यापारोभय उपस्थिति प्रति धातु निष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति कारण, अर्थात धातु में रहने वाली जो शक्ति, उस शक्ति के ज्ञानाधीन उपस्थिति जो कारण है, धातु निष्ठ शक्ति ज्ञानम कारणम, ऐसा भी कह सकते हो। धातु निष्ठ शक्ति ज्ञानम कारणम। तो फल और तो प्राचीन वैयाकरण को क्या कहना पड़ेगा? प्राचीन मैंने दीक्षित को कहना पड़ेगा। दीक्षित जी कहते हैं कि हमें जो कार्य कारण भाव बनाएंगे वो हमारा कार्य कारण भाव होगा कि धातु जो है, मान लो पच धातु है, हर धातुओं के लिए ये बात बता रहे हैं, दृष्टांत के लिए पच धातु कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पच धातु है तो पच धातु से, तो पच धातु में रहने वाले, पच धातु में शक्ति है ना, शक्ति किसकी है? विकृति और व्यापार की। तो विकृति और व्यापार की जो उपस्थिति होगी उस उपस्थिति के प्रति कारण क्या है? धातु निष्ठ शक्ति, पच निष्ठ जो शक्ति, पच धातु निष्ठ शक्ति वो कारण है फल और व्यापार की उपस्थिति के प्रति। मैंने विकृति और विकृति के अनुकूल जो व्यापार है उसके प्रति कारण है। हमारे यहाँ इतना ही कार्य कारण भाव बनता है कि फल व्यापारोभय उपस्थिति प्रति पचनिष्ठ या फिर धातु निष्ठ शक्ति ज्ञानम कारणम, एक कार्य कारण भाव बनेगा। लेकिन जो नव्य वैयाकरण है उनके मत से क्या कार्य कारण भाव बनेगा? उनके मत से कार्य कारण भाव बनेगा, नव्य वैयाकरण कहेगा
कर्तृवाच्य में धातु की शक्ति क्या मानता है? कर्तृवाच्य में धातु की शक्ति मानते हैं फलावच्छिन्न व्यापार में। ये बात समझ में आ रही है। और कर्मवाच्य में शक्ति किसका मानता है? व्यापार विशिष्ट फल में। तो अब उसको कहना क्या पड़ेगा? जो नव्य वैयाकरण है अथवा काशिकाकार जो है परम प्राचीन वैयाकरण का, दोनों का मत एक है। तो उन दोनों के प्रति जो हमारा कार्य कारण भाव बनेगा, वो कार्य कारण भाव इस प्रकार बनेगा कि फल विशिष्ट व्यापार के उपस्थिति के प्रति, फल विशिष्ट व्यापार की उपस्थिति के प्रति कारण क्या होगा? तो फल विशिष्ट व्यापार के प्रति जो कारण होगा वो हमारा कर्तृवाच्य भी कहना पड़ेगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में ही फल विशिष्ट व्यापार में शक्ति मानता है नव्य वैयाकरण। तो कर्तृवाच्य धातुनिष्ठ शक्ति ज्ञानम कारणम। तो फल विशिष्ट व्यापार की उपस्थिति के प्रति कर्तृ प्रत्यय समव्यवहारित धातुनिष्ठ शक्ति ज्ञानम कारणम, ऐसा करना पड़ेगा। अथवा इस प्रकार भी कह सकते हो हिंदी में कि कर्तृवाच्य स्थल में, कर्तृवाच्य में फल विशिष्ट व्यापार की उपस्थिति के प्रति धातुनिष्ठ शक्ति ज्ञानम कारणम, एक कारण बनाना पड़ेगा। एक है। दूसरा कर्मवाच्य के लिए अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि कर्मवाच्य में व्यापार विशिष्ट फल में शक्ति मानता है नव्य वैयाकरण। तो उसको क्या कहना पड़ेगा कि कर्मवाच्य व्यापार विशिष्ट फलम प्रति धातु निष्ठ शक्ति ज्ञानम कारणम, एक कार्य का भाव बनाना पड़ेगा। इसको सरल भाषा में इस प्रकार भी समझ लीजिए कि कर्तृवाच्य में तो नव्य वैयाकरणों के यहाँ कर्तृवाच्य में फल विशिष्ट व्यापार की उपस्थिति होगी धातु से, तो कर्तृवाच्य भी कहना पड़ेगा और धातुनिष्ठ शक्ति ज्ञानम तो कहना ही पड़ेगा, और फल विशिष्ट व्यापार। तो ये जो कार्य का भाव था हमारा प्राचीन वैयाकरण को तो इतना ही कहना पड़ता था। तो एक कार्य का भाव बनाना पड़ा नव्य वैयाकरण को, और नव्य वैयाकरण दूसरा कार्य का भाव कर्मवाच्य व्यापार विशिष्ट फलोपस्थिति प्रति कारणम। तो केवल इतना ही नहीं, शाब्दबोध के लिए अलग कार्य का भाव बनाना पड़ेगा। तो ज्ञान के प्रति पदनिष्ठ शक्ति ज्ञान कारण मानना पड़ेगा, फिर जो है उपस्थिति के प्रति कार्य का भाव मानना पड़ेगा, फिर शाब्दबोध के प्रति कार्य का भाव मानना पड़ेगा। इस प्रकार से महद गौरव होता है नव्य वैयाकरणों के यहाँ। इसलिए प्राचीन वैयाकरणों के यहाँ केवल धातुनिष्ठ शक्ति ज्ञान, धातुनिष्ठ शक्ति ज्ञानम कारणम, इतना ही कहना पड़ता है। और इनको कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, फल विशिष्ट व्यापार विशिष्ट फल, इसलिए महद गौरव होने के कारण इसको भी कल हमने इशारे में बता दिया था, इंगित कर दिया था। इति महद गौरव एक गौरव होगा नव्य वैयाकरण को। इसलिए काशिकाकार का भी यही मत है, इसलिए काशिकाकारा परास्ता, ये कहना चाहते हैं हमारे जो है क्या कहते हैं टीकाकार प्रभाकार जो है कहना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई भगवान साहब? काशिकाकार क्यों परास्त हो गए जो आप पूछ रहे थे? हाँ समझिए। हाँ समझ गए, आप आगे चलिए। जी माता जी। तो अब ध्यान दीजिए, एक दोष, दूसरा दोष हम नव्य वैयाकरणों के यहाँ जो प्राचीन देता है वो एक देता है कि ऐसा है जो है कि आप जो है देवदत्त ग्रामम गच्छति, एक किसी को अनम्यूट कर दीजिए माता जी, जिससे हम पूछ के आगे बढ़ेंगे तो समझेगा। देवदत्त ग्रामम गच्छति, हाँ किसी को अनम्यूट करना है जो है भगवान साहब, भगवान साहब हाँ कर दीजिए माता। भगवान चाहे जाह्नवी को कर दीजिए माता जी, जाह्नवी भगवान साहब हाँ हो गया, भगवान साहब कर दिया। और अनमोल को कर देना। अनमोल को मत करिए माता जी, जाह्नवी को करिए, वो बताएगी फिर आगे बढ़ेंगे। इन दोनों को रन दीजिए, जाह्नवी है या फिर भगवान साहब कर दिए, ठीक है। जाह्नवी आप देखिए, जाह्नवी को कर दीजिए, जाह्नवी बोलो। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ तो अब ये बताइए, देवदत्त ग्रामम गच्छति है ना,
जी। देवदत्त ग्रामम गच्छति में ग्राम जो कर्म है उसका अन्वय किसमें करते हैं? देवदत्त ग्रामम गच्छति में कर्म का अन्वय किसमें करते हैं? कर्ता का अन्वय तो व्यापार में करते हैं, और कर्म का अन्वय किसमें करते हैं? फल में। फल में। हाँ वही पूछ रहा हूँ। तो देवदत्त ग्रामम गच्छति में देवदत्त तंडुलम पचति में, तंडुलम पचति में जो तंडुलम है उस तंडुलम का अन्वय किसमें करते हैं? विकृति में करते हैं ना, विभक्ति के द्वारा करते हैं। मैं तंडुलम में जो अम है उस अम में अन्वय करते हैं तंडुल का, तो अर्थ हो अभेद संबंध से, तो अर्थ होता है तंडुला भिन्न जो कर्म, और उस प्रत्यार्थ जो कर्म है अम प्रत्यार्थ कर्म का विकृति में अन्वय करते हैं। हमने बताया था कि धातु में साक्षात अन्वय नहीं होता है, विभक्ति मीडिएटर के रूप में रहनी चाहिए, माध्यम रूप में विभक्ति रहनी चाहिए। इसलिए तंडुलम माने तंडुला भिन्न कर्म निष्ठा विकृति, ऐसा कहते हैं ना जी। तंडुलम पचति में। तो अब ध्यान दीजिए, जो हमारा द्रव्य व्याकरण है वो क्या कहता है? फल विशिष्ट व्यापार में शक्ति मानेगा कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में शक्ति किसमें मानता है द्रव्य व्याकरण? फल में। फल विशिष्ट व्यापार, फल विशिष्ट फलावच्छिन्न व्यापार, छिन्न व्यापार। वेरी गुड, फलावच्छिन्न व्यापार, बहुत बढ़िया। फलावच्छिन्न व्यापार कहिए चाहे फल विशिष्ट व्यापार कहिए, एक चीज है। तो अब फलावच्छिन्न व्यापार की उपस्थिति जो होगी वो किस रूप में होगी? जैसे जैसे हम बताए थे, घट की उपस्थिति, घट पद से घट की उपस्थिति घटत्वेन हो रही है। नीलो घट में नील की उपस्थिति नीलत्वेन हो रही है, घट की उपस्थिति घटत्वेन हो रही है। तो नव्य व्याकरणों के यहाँ फल विशिष्ट व्यापार माने फलावच्छिन्न व्यापार की उपस्थिति किस रूप में होगी जाह्नवी? फलावच्छिन्न व्यापारत्वेन होगी ना? फलत्वेन व्यापारत्वेन तो नहीं होगी ना? नहीं। जैसे प्राचीन व्याकरण मानता है फलावच्छिन्न व्यापारत्वेन मानता होगी ना? तो फलावच्छिन्न व्यापारत्वेन जब उपस्थिति होगी फल विशिष्ट व्यापार की, तो फल हमारा जो होगा वो पदार्थ होगा क्या? जैसे घट से घट नहीं होगा, तो फलावच्छिन्न व्यापार एक पदार्थ होगा ना? जी जी। फल तो अलग तो विकृति माने विकृति से अवच्छिन्न विकृति विशिष्ट जो व्यापार है वो विकृति विशिष्ट व्यापार एक पदार्थ है ना जी। तो विकृति विशिष्ट जब एक पदार्थ हुआ तो एक नियम है पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन। तो पदार्थ एक पदार्थ कौन हुआ? तंडुलम। तंडुलम से उपस्थित तंडुलाभिन्न कर्म पदार्थ। और दूसरा पदार्थ हुआ व्यापार। और विकृति जो है वो पदार्थ का एक देश है, पदार्थ नहीं हुआ। न भैया कर लो क्या हुआ? क्या नहीं हुआ। और हम तंडुलम का अन्वय करते किसमें करते हैं? तंडुलाभिन्न कर्म निष्ठा विकृति में करते हैं ना। तो विकृति पदार्थ का एक देश हुआ ना, न भैया कर लो क्या। तो पदार्थ पदार्थे न अन्वेति न तो पदार्थ के देश न। पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है, पदार्थ के एक देश के साथ अन्वय नहीं होता है। तो विकृति में जो तंडुलम का अन्वय हम विकृति में कर रहे हैं, तंडुलम पूरा प्रत्यय सहित का विकृति में अन्वय करते हैं, तो पदार्थ के एक देश में अन्वय की आपत्ति होगी। तो पदार्थ पदार्थे न अन्वेति ये जो नियम है इस नियम से विरोध होगा। एक दोष दिया प्राचीन व्याकरण कि आप यदि फल विशिष्ट व्यापार में शक्ति मानोगे तो कर्म का फल में जो अन्वय आप करोगे तो पदार्थ के एक देश में अन्वय होने लगेगा। पदार्थ के एक देश में अन्वय होगा तो ये पदार्थ पदार्थ अन्वयति इस नियम से विरोध होगा। एक दूसरी बात, इसलिए आपके यहाँ पदार्थ पदार्थ अन्वयति इस नियम से विरोध होने के कारण आप जो है फलावच्छिन्न व्यापार में शक्ति नहीं मान सकते। ये प्राचीन व्याकरण ने कहा। ये बात समझ आ गई जाह्नवी? तो इसलिए जो है फलावच्छिन्न व्यापार में नहीं मान सकते। एक बात। दूसरी बात ध्यान दीजिए एक और जाह्नवी, फिर देखिए देवदत्तेन तंडुला पच्यते। कर्मवाच्य स्थल में धातु की शक्ति देवदत्तेन तंडुला पच्यते।
तो पचते में पच से क्या आएगा नप व्याकरणों के यहाँ? कर्म आएगा। पच से क्या अर्थ आएगा? फलावच्छिन्न व्यापार कि व्यापारावच्छिन्न फल? पर धातु से तो यही दो अर्थ आते हैं नप व्यापारावच्छिन्न फल। हाँ, व्यापारावच्छिन्न फल आएगा, आएगा ना जी। तो व्यापारावच्छिन्न जब फल आया तो हमारा व्यापारावच्छिन्न फल की उपस्थिति कैसे होगी? व्यापारावच्छिन्न फलत्वेन होगी। तो एक पदार्थ वहां भी होगा। और देवदत्तेन, देवदत्त काल में किसमें करते हैं? देवदत्त करता है, तो देवदत्त काल में किसमें करते हैं? व्यापार में। व्यापार में करते हैं ना देवदत्ता। तो देवदत्ता भिन्न आश्रय निष्ठ व्यापार जन्या विकृति ऐसे जाते हैं ना। तो हाँ, तो अब ध्यान दीजिए, तो देवदत्तेन का हम जो है व्यापार मन में करते हैं ना जी, तो वो भी पदार्थ का एक देश होगा। तो कर्मवाच्य में व्यापार जो है वो पदार्थ का एक देश होगा। तो जो देवदत्ते में एक पदार्थ हुआ, उसका अन्वय व्यापार में कर रहे हो तो पदार्थ के एक देश में अन्वय होने लगेगा। तो पदार्थ अन्वयति न तो पदार्थ के देश न, इस व्युत्पत्ति से विरोध होगा। मतलब कहने का मतलब होगा कि कर्मवाच्य में जो कर्ता का, अनुक्त कर्ता का हम व्यापार में अन्वय करते हैं तो व्यापार पदार्थ का एक देश होगा, पदार्थ के एक देश में अन्वय की आपत्ति होगी, ये तीसरा दोष। और जो कर्तृवाच्य में जो हमारा फलावच्छिन्न व्यापार में शक्ति मानते हैं तो फल हमारा जो होगा वो पदार्थ का एक देश होगा, व्यापार ही पदार्थ होगा। एक ही पदार्थ मानते हो आप न व्याकरण, इसलिए फल में ग्रामम जो कर्म है उसका हम कर्तृवाच्य में ग्रामम का हम जो है फल में अन्वय करते हैं, कर्म का हम जो है फल में अन्वय करते हैं। देवदत्ता ग्रामम गच्छति में ग्राम का उत्तर देश संयोग रूप पर फल में अन्वय करते हैं। देवदत्ता तंडुलम पचति में तंडुलम का हम जो है विकृति में अन्वय करते हैं। तो इसके जो है पदार्थ के एक देश में अन्वय की आपत्ति होगी। कर्तृवाच्य में फल में कर्म का अन्वय करना पड़ेगा, फल पदार्थ का एक देश है। कर्मवाच्य में व्यापारावच्छिन्न फल मानोगे तो व्यापार पदार्थ का एक देश होगा, तो पदार्थ के एक देश में अन्वय की आपत्ति होगी। इसलिए फलावच्छिन्न व्यापार, व्यापारावच्छिन्न फल में जो शक्ति नव व्याकरण मानता है वो ठीक नहीं है। ये बात समझ में आ गई जी। अब कोई कहे कि पदार्थ न तो पदार्थ एक देश से न, इस नियम को मानेंगे ही नहीं, चाहे आप नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये हम पिछली कक्षा में भी बता दिया था शुरू में कि इस पदार्थ न तो पदार्थ के देश से न, इस नियम को मानना ही पड़ेगा। क्या क्यों? क्या इसलिए मानना पड़ेगा कि एक प्रयोग होता है नित्यो घट, ये प्रयोग नहीं होता है नित्यो घट। नित्यो घट प्रयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो नित्य पदार्थ है उसमें उसका घट पदार्थ में अन्वय की योग्यता नहीं है, क्योंकि नित्य घट अनित्य है। घड़ा है यहाँ रखा हुआ है, गिरा फूट गया, तो फूट गया तो नष्ट हो गया, अनित्य है। तो घट तो अनित्य है, तो अनित्य पदार्थ में नित्य पदार्थ की अन्वय योग्यता नहीं है, इसलिए नित्यो घटा प्रयोग नहीं होता है। कहा कि भैया घट से घटत्व अर्थ भी आता है, तो घटत्व जाति तो नित्य है, तो नित्य का अन्वय घटत्व में कर देंगे, तो घटत्व में अन्वय की योग्यता, घटत्व में अन्वय की योग्यता तो है ही नित्य पदार्थ की। कहेगी नहीं जी, नित्य पदार्थ की घटत्व में अन्वय योग्यता है, लेकिन घटत्व जो है वो पदार्थ का एक देश है, पदार्थ नहीं है। क्योंकि घट की उपस्थिति जो होती है वो घटत्व में होती है, घटत्व में घट रूपेण घट की उपस्थिति होती है, तो एक पदार्थ है। तो इसलिए जिस प्रकार, तो यदि हम जो है पदार्थ के एक देश में अन्वय मानेंगे तो घटत्व में अन्वय, घटत्व में नित्य अर्थ की, नित्य शब्दार्थ जो है उसके अन्वय के अनुरोध से नित्यो घटा प्रयोग की आपत्ति होने लगेगी। यदि पदार्थ न तो पदार्थ एक देश में नियम न माने, इसलिए नियम मानना ही पड़ेगा। इसलिए जब नियम मानना पड़ा तो आपको विरोध हो गया यहाँ पर जो है, तो इसलिए नव व्याकरणों का मत ठीक नहीं है। नव व्याकरणों का मत ही काचिकाकार का है, इसलिए काचिकाकार आदि है परास्ता इत्यादि जो है ये टीकाकार करते हैं। तो ये बातें हो गई। इसलिए प्राचीन व्याकरण जो है विकलितत्वेन और व्यापारत्वेन उपस्थिति मानता है, एक वृंतगत फलद्वय न्याय खंड शक्ति मान करके वही मानना चाहिए। ये जो है
सभी लोग व्यवस्थापित कर दिए कि प्राचीन वैयाकरणों का मत ही ठीक लग रहा है। एक बात। अब जो है, अब हम ग्रंथ को आगे बढ़ाते हैं। वैसे और भी बहुत बातें हैं, कितनी बात करेंगे, ग्रंथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब जो है, अब हम ग्रंथ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अब कहते हैं। तो हमारी कारिका जो चल रही थी, अब इतना में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़े। एक बार किसी को पूछना हो तो पूछ ले, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है चले आगे। हेलो जी जी गुरु जी, आगे चलिए जी। आगे चले। भगवान साहब जी बोला हमने, भगवान साहब जी नहीं सुन रहे हैं क्या? जी माता जी, आगे चले, आगे चले। भगवान साहब जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी माता जी, चले, चलने दो गुरु जी को। माता जी मुझे पूछना। हाँ पूछिए। हाँ बोलिए बोलिए। जी प्रणाम सर। हाँ हाँ बताइए। 2 चीजें पूछनी है गुरु जी। एक जी, तो जी, ये जो बताएं। आप पदार्था पदार्थे नान्वेति है या पदार्थः पदार्थे नान्वेति? पदार्थे नान्वेति। पदार्थः पदार्थे पदार्थेन अन्वेति। जी पदार्थेन अन्वेति। जी सर, जी तृतीयांत है, पदार्थेन तृतीयांत है। ठीक, हाँ आगे। पदार्थ से होगा, पदार्थ के एक देश से नहीं होगा जी। और जो अभी आपने आखिरी नियम माने इस नियम को पदार्थः पदार्थे नान्वेति ये नियम बनाया है इसलिए क्योंकि नित्यो घटः की अन्विति नहीं है। नित्यत्व की घट के साथ जो अनित्य है उसमें अन्वय की, नित्यत्व में घट के साथ अन्वय का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन घट, क्योंकि घटा तो पदार्थ देश, पदार्थ नहीं है जी। घट पदार्थिक देश है, पदार्थिक देश इसलिए क्योंकि घट का घटत्व से संबंध है और घटत्व नित्य है। तो यदि नित्यो घटः का पदार्थिक देश से हम अन्वय मान लेंगे तो फिर नित्यत्व से अन्वय मान लेना पड़ेगा, वो अनुचित होगा। यही बताया ना सर? हाँ, तो घटत्व जो है वो पदार्थ का एक देश है, पदार्थ एक ही है। पदार्थ जो है ना वो बताया था, पदार्थ किसको कहते हैं? तो उपस्थिति में जो विशेष होगा जी। तो घट शब्द से घट और घटत्व की उपस्थिति होती है। घट घटत्व समवाय की भी होती है। तो अभी घट घटत्व समझ, तो घट शब्द कहने पर घट और घटत्व की उपस्थिति होगी, जाति और व्यक्ति की। उसमें जो घट है ना वो पदार्थ है, क्योंकि घटत्व जो है वो विशेषण है, प्रकार है, और घट विशेष है। तो विशेष जो होता है, उपस्थिति में जो विशेष होता है वही पदार्थ कहा जाता है। उपस्थिति में जो प्रकार है उसको पदार्थ नहीं कहते। तो घटत्व उपस्थिति में प्रकार है, इसलिए वो पदार्थ नहीं होगा, ये बताया मैंने। ठीक, तो घटत्व जो है पदार्थ का एक देश, क्योंकि विशेष नहीं हो, प्रकार है। उपस्थिति में प्रकार को पदार्थिक देश कहते हैं, उपस्थिति में विशेष को पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए, हाँ चले आगे चलते हैं। तो अब कह दिया, तो हमारा धातु से फल और व्यापार की उपस्थिति होती है, अलग अलग उपस्थिति होगी। ये प्राचीन वैयाकरण ने सिद्धांत बना दिया। फल व्यापारियों में जो द्विवचन है उसको देख करके, फल व्यापारियों में द्विवचन है, इसलिए दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, ये द्योतित करना चाहते हैं इतरेतर योग द्वंद्व के द्वारा। तो कहा कि भैया ये बताइए फल है क्या चीज, किन नाम फलत्वम। तो अब फल का लक्षण करते हैं। फल किसको कहते हैं? तो फल हमारे 2 प्रकार के, अभी 2 प्रकार समझिए। फल हमारे 2 प्रकार के, एक फल है लोक में प्रसिद्ध फल, और दूसरा फल है पारिभाषिक फल। तो यहाँ पर फल व्यापारियों में जो फल व्यापार धातु से आता है वो पारिभाषिक फल है, लोक में प्रसिद्ध फल नहीं होता है। ये बात आप लोग कहीं नोट करके रखिए कि फल व्यापारियों में जो फल और व्यापार में धातु की शक्ति होती है, तो हमारे दो प्रकार के फल हैं। उन 2 प्रकार के फलों में पारिभाषिक फल ही लिया जाता है फल व्यापार और धातु में। धातु से जन्म जो फल और व्यापार आएगा, वो फल और व्यापार में फल जो है वो पारिभाषिक ही फल है, लोक में प्रसिद्ध फल नहीं। अब लोक में प्रसिद्ध फल क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। वैसे मैं पहले थोड़ा बता भी दिया हूं, भूल गए होंगे आप लोग, इसलिए फिर बता
देता हूं। एक श्लोक है, लिख लीजिए। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम, यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते प्रचादयः, यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते प्रचादयः तत्प्रधानम फलम तेषां न लाभादि प्रयोजनम। ब्लैक बोर्ड पे लिख दे क्या? जी गुरुजी। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम, देखिए अब आइए इधर, बोर्ड दिख रहा है, तो देखिए यहां पर जो है ना, देखिए यस यस्यार्थस्य यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादयः तत्प्रधानम आपके यहाँ लाइट कम है कि नीला नीला दिख रहा है? बिल्कुल लाइट है माता जी, है तो। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादयः तत्प्रधानम फलम तेषां न लाभादि प्रयोजनम। ये लोक में प्रसिद्ध फल है। और एक ये भी लिख लीजिए कि कर्म प्रत्यय समभिप्याहारे, ये पारिभाषिक फल है जो इसमें लिया जाएगा। दोनों बातें समझाएंगे। ये एक नंबर है, ये पारिभाषिक फल है, और ये जो है लोक में प्रसिद्ध फल है। ठीक, इसको भी लिख लीजिए। कर्ति प्रत्यय समभिप्याहारे तद्धातुजन्य शाब्दबोधीय धात्वर्थ निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्वे सति तद्धातुवाच्यत्वं फलत्वम्। फल के दो लक्षण हमने लिख दिया, एक दो। एक के पहले से लिखा हुआ था एक और दो, दोनों फल के लक्षण लिख लिए क्या? लिख लिए। फिर से बोल देता हूं, कर्तृ प्रत्यय समभिप्याहारे। आप लाइट बहुत कम है आपके पास आज। तो थोड़ा सा ना लाइट की डायरेक्शन, वो कैमरा की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, वो सीधा ऊपर। हाँ, ये लाइट दूसरी तरफ से जलेगी तो ठीक हो जाएगा। अब ठीक है? नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। नहीं है ठीक। अच्छा, कर्तृ बोल के लिखा देता। कर्तृ थोड़ा सा लाइट उसकी तरफ कर दीजिए। हमको तो दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है कि नहीं पता। ठीक से। कर्तृ प्रत्यय समभिप्याहारे तद्धातुजन्य शाब्दबोधीय धात्वर्थ निरूपित धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वे सति तद्धातुवाच्यत्वं फलत्वम्। अभी बोल देंगे। सबको दिख रहा है क्या? ठीक है, एक बार जूम करके देख लीजिए। जूम करके हमने स्पॉटलाइट कर दिया, केवल आप दिख रहे हैं, बाकी नहीं दिख रहा कोई यहाँ।
केवल आपका अच्छा body अच्छा अच्छा light हो रहा है, किंतु आपके कमरे में लाइट कम है, इसके ब्लैक बोर्ड के ऊपर लाइट होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर पकड़ लीजिए। जी जी, वो कल तो दिख रहा था पूरी। देखते हैं आज क्या हो गया। चलिए ठीक है, ठीक है, लिख लिया सब। जी लिख लिया जी माता। अब इसको समझिए, देखिए अब जो है देखिए, तो अब अभी हमने 2 फल के लक्षण दिखा दिए, उसमें कर्त प्रत्यय समव्यवहारे वाला जो लक्षण है वो पारिभाषिक लक्ष्य फल हुआ जो इसमें लिया जाएगा, फल व्यापार और धातु में। और दूसरा जो लक्षण दिखाया उसको पहले समझ लीजिए, यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादयः तत् प्रधानम फलम तेषाम न लाभादि प्रयोजनम। इसका मतलब हुआ कि यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम, जिस प्रसिद्ध अर्थ के लिए पचादि का हम आरंभ करते हैं वो उसका प्रधान फल है, लाभादि जो है वो प्रधान फल नहीं कहलाता है। जैसे हम जो है पाकक क्रिया आरंभ किए, पाकक क्रिया यदि हम आरंभ किए तो पाकक क्रिया करने का जो पाकक क्रिया हम क्यों आरंभ किए, क्यों पका रहे हैं खाना, क्योंकि हमारी जो भूख है उसकी शांति हो जाए, क्षुद्र निवृत्ति। क्षुद्र निवृत्ति इसी को कहते हैं, क्षुद्र निवृत्ति माने भूख शांति। तब भूख की शांति हो जाए, भूख हमारा मिट जाए, इसके लिए हम जो है पचादी क्रिया का आरंभ करते हैं। तो क्षुद्र निवृत्ति माने भूख शांति, यही जो है वो पाकक क्रिया का प्रधान फल है। ये पाकक क्रिया तो नौकर भी करता, भृत्य भी करता है, भृत्य माने नौकर भी करता है। तो नौकर जो है जो खाना बनाता है मालिक के यहाँ, तो वह उससे उसको द्रव्य लाभ होता है। तो द्रव्य लाभ जो है वो पाकक क्रिया का प्रधान फल ही है। पाकक क्रिया का प्रधान फल जो है वो क्या है, पाकक क्रिया का प्रधान फल है क्षुद्र निवृत्ति, भूख शांति। तो वह यदि भूख शांति यदि स्वयं की होगी तो हम आत्मनेपद करेंगे, अहम पचे स्वरित इतः कर्तव्याय क्रिया फले, माता जी ने आपको पढ़ाया ही होगा। तो यहाँ पर जो है स्वरितेत धातु है, पच धातु डुपचस्पा के, तो पच धातु जो हमारा है वो यदि स्वयं की क्षुद्र निवृत्ति करनी हो तो क्या करेंगे, आत्मनेपद। यदि हम खाना बना रहे हैं, कोई दोस्त आएगा, मित्र आएगा, उसके लिए बना रहे हैं, उसकी भूख शांति होगी तो परस्मय पद होगा, क्योंकि क्षुद्र निवृत्ति दूसरे की होनी है। तो क्षुद्र निवृत्ति रूप जो लोक में प्रसिद्ध जो फल है, तो लोक में प्रसिद्ध जो फल हुआ वो क्षुद्र निवृत्ति है। वो क्षुद्र निवृत्ति फल यदि स्वयं की हो तो आत्मनेपद प्रयोग करेंगे, अहम पचे। और यदि वह दूसरे के लिए करेंगे, मित्रादि का होगा या किसी और का करना हो, स्वयं से अतिरिक्त किसी का भी यदि भूख शांति हो, क्षुद्र निवृत्ति हो, तो वहां पर परस्मय पद करेंगे, अहम पचामी। तो ये जो लोक में प्रसिद्ध फल है इसका प्रयोजन क्या है, आत्मने पद और परस्मय पद करना, एक लोक में प्रसिद्ध जो फल है उसका प्रयोजन है। तो लोक में प्रसिद्ध फल जो है यदुद्देश्य न लोके प्रवृत्ति तत्फलम इत्युच्यते, जिसके लिए लोक में प्रवृत्ति होती है, लोक की प्रवृत्ति जिसको उद्देश्य करके हो उसको फल कहते हैं। तो लोक में प्रसिद्ध जो फल हुआ वो क्या है, और लोक में प्रसिद्ध फल हुआ पच का क्षुद्र निवृत्ति। यदि मान लो यज धातु है, यज धातु भी स्वरितेत है, तो यदि मान लीजिए अपना यज्ञ कर रहे हैं हम, यज्ञ यागादि कर्म हम स्वयं का कर रहे हैं, तो अहम यजे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आत्मनेपद। और यदि दूसरे के लिए करेंगे तो वहां पर जो है हमारा परस्मय पद हो जाएगा। तो आत्मनेपद परस्मय पद करना जो है वो हमारा प्रयोजन है लोक में प्रसिद्ध फल का। ये बात समझ में आ गई? कोई बोल दो जानवी, या कोई बोल दो, गुरुजी आ गई बात? जी। अब दूसरा जो फल व्यापारी और धातु में जो धातु से उपस्थित जो फल होगा वो फल ये नहीं है, वो आत्म वो फल जो है
वो हमारा फल क्या है, वो पारिभाषिक फल लिया जाता है। अभी हमने दिखाया था कि पारिभाषिक जो फल है वो पारिभाषिक फल कर्त प्रत्यय समव्यवहार्य वाला पारिभाषिक जो है वो हमारा पारिभाषिक फल यहाँ पर लिया जाता है। इसका क्या प्रयोजन है, तो विकृति होगी, फलम विकृति आदि, और उस विकृति का उसका प्रयोजन क्या है, सकर्मक अकर्मक व्यवस्था, सकर्मक धातु अकर्मक धातु इत्यादि जो व्यवहार है वो हमारा जो है, और कर्म संज्ञा करना, सकर्मक अकर्मक व्यवस्था और कर्म संज्ञा, अरे कर्तवृत्ति व्यापार जन फलाश्रय, कर्तृचित्तम कर्म से जो कर्म संज्ञा होती है फलाश्रय की, वो हमारा फलाश्रय से फल जो लिया जाएगा वो हमारा पारिभाषिक फल लिया जाएगा। तो कर्म संज्ञा करना, कर्म संज्ञा आदि करना और जो है सकर्मक अकर्मक व्यवस्था, वो पारिभाषिक फल का प्रयोजन है। वो पारिभाषिक फल का लक्षण है क्या, तो आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखे कि कर्त प्रत्यय समव्यवहारे। कर्त प्रत्यय समव्यवहार इसलिए दे रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि नव्य व्याकरण जो है वो कर्तवाच्य में अलग अर्थ मानता है और कर्मवाच्य में अलग धातु की शक्ति मानता है। कर्तवाच्य में धातु की शक्ति, कर्तवाच्य में किसको मानता है, कर्तवाच्य में धातु की, हाँ नव्य व्याकरण फलावच्छिन्न व्यापार, फलावच्छिन्न व्यापार में, इसीलिए कर्तवाच्य कहा। तो फलावच्छिन्न व्यापार में विशेष कौन है, विशेषण कौन है, व्यापार विशेष्य है और फल जो है विशेषण है, विशेषण है। तो फल जो है वो अनुकूलत्व संबंध से व्यापार में विशेषण है, ठीक है, या जनकत्व संबंध से व्यापार में विशेषण है, ये बता दिया जो है। ये बात समझ में आ रही है, फलावच्छिन्न व्यापार। तो कर्त प्रत्यय का समव्यवहार होने पर तद्धातु जन्य शाब्दबोधीय विशेषता। तो अब ध्यान दीजिए, एक चीज और यहाँ पर समझना पड़ेगा, एक चीज लिख लीजिए कि शाब्दबोध जो होता है, शाब्दबोध में उपस्थिति कारण है और उपस्थिति में पदक ज्ञान कारण है। तो पदक ज्ञान पदार्थोपस्थिति और शाब्दबोध का क्रमिकत्व नियम है, इसको लिख सकते हो, पदक ज्ञान पदार्थोपस्थिति और शाब्दबोध इति एतेषां समेषां क्रमिकत्व नियम। पदक ज्ञान होगा, पदक ज्ञान पदार्थोपस्थिति के प्रति कारण है और पदार्थोपस्थिति शाब्दबोध के प्रति कारण है। ये बात कहीं लिख के रखो, समझा देते हैं। अभी लिख लिए, लिखी जान अभी, हाँ गुरु जी लिखा है। पदक ज्ञान किसमें कारण है, पदार्थोपस्थिति में, और पदार्थोपस्थिति शाब्दबोध में कारण है। शाब्दबोध है क्या, शाब्दबोध कहते हैं शब्दात जात है कि शाब्द, शब्दात जात है कि शाब्द, शब्द से जन्य जो होगा, शब्द से क्या जन्य होता है, अर्थ न, तो शब्दात जात है कि शाब्द, शाब्द माने अर्थ, और शाब्द चासव बोध, बोध माने ज्ञान, शाब्द चासव बोध, शाब्द बोध माने अर्थक ज्ञान। ये बात समझ में आ गई। शब्द से जन्म जो अर्थक ज्ञान है उसी को शाब्दबोध कहते हैं, ठीक है जी 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 गुरु जी। अब देखिए, जैसे हम कह दिया जो है ए लिखता है, जी तो ए लिख ए तो ए माने, तो ए से आपने क्या समझा, तो यहाँ पर ऐसे दिखाया मान लो जी, या मान लो घट पदार्थ है जी या कप है चाय पिए, तो कप है, इस कप को हम देख रहे हैं, जी तो हमको देखे जो है, तो हम जो दृष्टि से चक्षु इंद्रिय से देख करके हम जान रहे हैं कि कप यहाँ रखा है, वो जी क्या है, प्रत्यक्षीय बोध, क्या है,
प्रत्यक्षीय बोध। वो प्रत्यक्षीय ज्ञान है, ठीक है ना। जी गुरुजी। और मान लो हम कह दे यहाँ पर कप है, तो तुम कप देखी नहीं, जी तो वो क्या होगा, वो शब्द बोध होगा कि किसी आत्म पुरुष ने शब्द कह दिया, तो हाँ वहां कप रखा होगा, इसका मतलब। जी तो इसी प्रकार से घट को देखेंगे तो घट का प्रत्यक्षीय बोध होगा, ठीक जी। है। तब ये बोध ज्ञान जो है ना, वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रत्यक्ष से प्रत्यक्षीय बोध, जी अनुमान से अनुमिति, अनुमिति को कहते हैं अनुमान जन्य बोध का नाम है अनुमिति। तो प्रत्यक्षीय बोध, अनुमिति, अनुमिति को अनुमान जन्य बोध, जी व्याप्ति जन्य जो ज्ञान है अनुमिति, और उपमान प्रमाण से उपमिति, जी और शब्द प्रमाण से शाब्द बोध। जी। ये चार प्रकार के बोध हुए, 4 प्रमाण की तरह 4 प्रकार के बोध हुए। ये बात समझ में आ रही है? 4 प्रकार के बोध हुए। अब इसमें जो शाब्द बोध है ना, अब मान लो हम कह दिए कि बिडौजाम आवे, या बिडौजा को बुलाओ, तो बिडौजा को बुलाओ कह दे, तो तुम बुला सकते हो क्या जानवी? नहीं, क्यों? हमें ज्ञान नहीं। बिडौजा शब्द का अर्थ क्या है इसका ज्ञान नहीं है। नहीं है ना। बिडौजा माने इंद्र, बिडौजा का अर्थ होता है इंद्र। तो कह दे जब तुमको मालूम होगा बिडौजा माने इंद्र, तो बिडौजाम आह्वाई कहेंगे तो आप बुला सकती हो ना। अथवा बिडौजाम पूजा कह दिए तो उनका पूजा कर सकती हो ना। जी कर सकते हैं, कर सकते हो। तो तुम इसका मतलब पद से पदार्थ की उपस्थिति होगी जी तो शाब्द बोध होगा, तो पद का ज्ञान होगा। इसका मतलब तुमको पद से पदार्थ की उपस्थिति कब होगी? पद से पदार्थ की उपस्थिति तब होगी जब हम पद का ज्ञान करेंगे कि इस पद में पद का ज्ञान हो, और पद में इस अर्थ की शक्ति है इसका भी ज्ञान हो, पदनिष्ठ शक्ति ज्ञान हो, पद का ज्ञान हो और पदनिष्ठ शक्ति का ज्ञान हो कि इस अर्थ की शक्ति है, ज्ञान होना चाहिए ना। तो पदनिष्ठ शक्ति ज्ञान जो है वो होगा, तभी पद से पदार्थ की उपस्थिति होगी। बात समझ आ गई? घट से, हाँ, तो और कह दिया कि घट रूप अर्थ के प्रति, माने घट से घटत्व समवाय रूप अर्थ की उपस्थिति होती है, इसके प्रति क्या कारण है? पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानम कारण। ये कह सकते हैं ना कि घट शब्द से घटत्व समवाय रूप अर्थ की उपस्थिति होगी। इस घटत्व समवाय रूप अर्थ की उपस्थिति के प्रति कारण क्या होगा? घट पदनिष्ठ शक्ति ज्ञान। जी, ये बात समझ आ गई? जी। तो घट पदनिष्ठ शक्ति ज्ञान जो है वो कारण होगा। घट पदनिष्ठ शक्ति ज्ञान जो है वो घट पदार्थ की उपस्थिति के प्रति कारण है, ठीक। और जब घट से घटत्व समवाय रूप की उपस्थिति होगी तो शाब्द बोध होगा हमको। तो घट कहने से जब घटत्व समवाय की उपस्थिति होगी तो समवाय संबंध घटत्व विशिष्ट घट, इसका बोध भी हो जाएगा। इसका मतलब शाब्द बोध के प्रति उपस्थिति कारण है। शाब्द बोध के प्रति घट रूप मैंने समवाय संबंध है ना, घट समवाय संबंध से घटत्व विशिष्ट घट रूप अर्थ का जो बोध हो रहा है, शाब्द बोध होगा। उसके प्रति कारण क्या है? उसके प्रति कारण है, हाँ, घट पदनिष्ठ शक्ति ज्ञान आदिनो उपस्थिति कारण कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब होगा पद से पदार्थ की उपस्थिति होगी। पदार्थ की उपस्थिति तब होगी जब पद में शक्ति का ज्ञान होगा, तभी जाकर के पद से पदार्थ की उपस्थिति होगी। तो पद से शब्द से पदार्थ शब्दार्थ की उपस्थिति होगी, और शब्दार्थ से उपस्थिति होगी तो शाब्द बोध हमको होगा, ठीक है। शाब्द बोध में अब ध्यान दीजिए, शाब्द एक दिन और बताया था कि जैसे नीलो घटा है, तो नीलो घटा से हमको अभेद संबंधे न नील विशिष्ट घटा ये बोध होता है। अब नील से किसकी उपस्थिति हो रही है?
नील नीलत्व समवाय की समवाय। और घट से किसकी उपस्थिति होगी? समवाय घट और घटत्व की समवाय घटत्व समवाय भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नील पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति, नील पद नीलो घट में नील पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति किसकी हो रही है? घट की। नील नीलत्व समवाय की। नील नीलत्व समवाय। नील पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति किसकी हो रही है? नील नीलत्व समवाय की। और घट पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति किसकी हो रही है? घट घटत्व समवाय। घट घटत्व समवाय की। अब ध्यान दीजिए कि नील, अब हमारा शब्दबोध क्या होगा? नील विशिष्ट घट, नील विशिष्टा घट, ये शब्दबोध होगा ना जी। अभेद संबंध है ना, नील विशिष्ट घट, नील और घट का अभेद संबंध, ठीक जी। तो अब ध्यान दीजिए कि नील से जो नीलत्व समवाय की उपस्थिति हो रही है, तो उसमें उपस्थिति में नील जो है वो हमारा विशेष है ना जी। घट से घट घटत्व समवाय की उपस्थिति हो रही है, तो घट उपस्थिति में विशेष है ना, ठीक। और घटत्व क्या है उपस्थिति में? प्रकार। और नीलत्व क्या है उपस्थिति में? प्रकार। और समवाय क्या है उपस्थिति में? संबंध, संसर्ग। हाँ, संबंध संसर्ग एक ही चीज है। उसी प्रकार से हमारा जो है ये क्या कहते हैं, समवाय घट से समवाय की जो उपस्थिति हो रही है वो भी संसर्ग हुआ, संबंध हुआ। ये बात समझ में आ गई? ठीक। तो नील में अब देखिए, नील में उपस्थिति विशेषता है ना जी, घट में उपस्थिति विशेषता है ना, मूर्ख में मूर्खता, जड़ में जड़ता, घट में घटता, पट में पटता, विशेष में विशेषता। तो घट उपस्थिति विशेष है, उसमें विशेषता रहेगी। नील उपस्थिति में विशेष है, उसमें क्या रहेगी? विशेषता। उपस्थिति विशेषता रहेगी। उपस्थिति विशेषता, उपस्थिति में विशेषता दोनों में है, उपस्थिति में विशेष दोनों हो रहे हैं नील और घट, ठीक। लेकिन जब शब्दबोध में जाएंगे तो नील प्रकार होगा और घट क्या होगा? विशेष होगा शब्दबोध में। तो घट में शब्दबोधीय विशेषता भी है, उपस्थिति विशेषता भी है। और नील में शब्दबोधीय क्या है? प्रकार है, प्रकारता, शब्दबोधीय प्रकार। और उपस्थिति प्रकारता, विशेषता। नील में उपस्थिति में तो विशेष है, तो नील में उपस्थिति विशेषता है, शब्दबोधीय प्रकारता है, ठीक। तो नील निष्ठा नील में रहने वाली जो शब्दबोधीय प्रकारता जी, वो किसी विशेषता से निरूपित होगी। तो विशेषता किसमें है? घट निष्ठा विशेषता। तो घट निष्ठा शब्दबोधीय, घट में रहने वाली जो शब्दबोधीय विशेषता, उस विशेषता से निरूपित है नील निष्ठा शब्दबोधीय प्रकारता जी। और घट निष्ठा शब्दबोधीय विशेषता, सा विशेषता नील निष्ठ प्रकारता निरूपिता, नील निष्ठ शब्दबोधीय प्रकारता निरूपिता। कह सकते हो ना? ये बात समझ में आ रही है? जी जी, समझ में आ गया जी। तो अब ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से प्रकृति स्थल में आइए। प्रकृति स्थल में हमारा जो है, चाहे प्राचीन वैयाकरणों का मत हो, प्राचीन वैयाकरणों के मत में तो चाहे कर्तृवाच्य हो चाहे कर्मवाच्य हो, विकृति जो हमारा है, माने फल जो है वो हमारा प्रकार ही होता है ना शब्दबोध में भी, क्योंकि व्यापार मुख्य विशेषक शब्दबोध होता है। तो व्यापार में हमारा जो क्या कहते हैं फल होगा वो प्रकार होगा। तो फल में क्या है? फल में शब्दबोधीय प्रकारता रहेगी ना जी। और नव्य वैयाकरणों के मत में कर्तृवाच्य में फल प्रकार होता है, फल प्रकार। तो इसका मतलब शब्दबोधीय प्रकारता फल में रहेगी ना जी। तो वही तो कह रहा है, कर्तृवाच्य में कर्तृ प्रत्यय समभिव्याहारे में कर्तृवाच्य, कर्तृ प्रत्यय समभिव्याहारे को और चाहे कर्तृवाच्य को एक ही चीज है। कर्त समभिव्याहार में पूर्वापरिभाव, कर्तृ प्रत्यय कर्ता में जब प्रत्यय करेंगे तो कर्तृ प्रत्यय समभिव्याहार में कर्तृवाच्य,
कर्ता में जो प्रत्यय का समभिव्याहार होगा। तो कर्तृवाच्य क्या है? तो कह दिया कर्तृ प्रत्यय समभिव्याहारे तद्धातु जन्य शाब्द बोधीय धात्वर्थ। अब ध्यान देना, शाब्द बोधीय शाब्द बोध में कौन कौन सा दो धात्वर्थ बातचीत होता है? अरे धात्वर्थ तो दो ही है। हाँ, तो शाब्द बोध में फल और व्यापारी तो बातचीत होगा। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, शाब्द बोध में कौन क्या बातचीत होगा? फल और व्यापार। धातु से जन तत् से हम पकड़ लिए, मान लो पच धातु, तो पच धातु से किसकी उपस्थिति होगी? विकृति। कर्तृवाच्य में विकृति और व्यापार की, विकृति और व्यापार की। ठीक, तो पच धातु, तो कर्तृ प्रत्यय समभिव्याहारे तत् से पकड़ लिया पच धातु, पच धातु जन्य शाब्द बोधीय धात्वर्थ कौन होगा? शाब्द बोधीय धात्वर्थ कौन होगा? फल और व्यापार होगा। हाँ, शाब्द बोध में दोनों बातचीत होगा। शाब्द बोधी धात्वर्थ में माने शाब्द बोध में जो धात्वर्थ हो, तो शाब्द बोधी धात्वर्थ दोनों होगा। कर्तृ प्रत्यय समभिव्याहारे तद्धातु जन्य शाब्द बोधीय धात्वर्थ। अब धात्वर्थ निष्ठ विशेषता किसमें होगी? धात्वर्थ दोनों होगा, लेकिन धात्वर्थ में एक में प्रकारता है शाब्द बोधी, एक में विशेषता है। तो शाब्द बोधी विशेषता किसमें है? व्यापार में। व्यापार में है। तो अब वही तद्धातु जन्य माने पच धातु जन्य शाब्द बोधीय धात्वर्थ निष्ठ विशेषता की निष्ठा किसमें रहेगी? व्यापार में। तो वही कह दिया व्यापार में रहेगी। तो कर्तृ प्रत्यय समभिव्याहार में पच धातु जन्य शाब्द बोधीय धात्वर्थ निष्ठ विशेषता व्यापार निष्ठा जा विशेषता, उस व्यापार में रहने वाली जो विशेषता है, उस विशेषता से निरूपित प्रकारता किसमें है? फल में। फल में। हाँ, तो अब आ गया कर्तृ प्रत्यय समभिव्याहार में कर्तृवाच्य में तद्धातु जन्य शाब्द बोधीय धात्वर्थ निष्ठ विशेषता जा व्यापार निष्ठा विशेषता, उस विशेषता व्यापार निष्ठ विशेषता निरूपिता या प्रकारता निष्ठा फल निष्ठा या प्रकारता, उस प्रकारता का आश्रय वही फल विकृति होगा। प्रकारता का आश्रय कौन होगा? विकृति। प्रकारता आश्रय में जैसे घट में घटता, जड़ में जड़ता, विद्वान में विद्वता, उसी प्रकार के प्रकारता आश्रय में प्रकारता श्रेष्ठ, प्रकारता श्रेष्ठ, प्रकारता श्रेय में प्रकारता श्रेयत्व। हाँ, प्रकारता मूर्ख में मूर्खत्व, प्रकारता श्रेय में प्रकारता श्रेयत्व। प्रकारता श्रेयत्व किसमें गया? विकृति में। विकृति में। तो वही तो ले जाना है। तो वही कह दिया कर्तृ प्रत्यय समभिव्याहारे पच धातु जन्य शाब्द बोधीय धात्वर्थ निष्ठ विशेषता व्यापार निष्ठा जा विशेषता तादृश विशेषता अनुरूपित प्रकारता फल निष्ठा जा विकृति रूप फल निष्ठा जा विशेष प्रकारता तादृश प्रकारताश्रय विकृति प्रकारताश्रयत्वं विकृतौ। तो विकृत प्रकारताश्रय विकृति में चला गया, तो प्रकारताश्रयत्व भी जिसमें रहे, तो प्रकारताश्रयत्व किसमें गया? विकृति में गया। तो प्रकारताश्रयत्व सती तद्धातु वाच्यत्व भी होना चाहिए। तत् से जिसको पकड़े थे पहले उसी को पकड़ेंगे। तो पच धातु से पकड़े थे पच धातु को, पहले तद्धातु से तत्पद से पकड़े थे पच को, तो यहाँ पर तद्धातु वाच्यत्व में भी तत्पद से पकड़ेंगे किसको? धातु को। धातु को, पच धातु को। और पच धातु का वाच्य माने पच धातु का अर्थ। पच धातु का अर्थ कौन है? फल और व्यापार। पच धातु का अर्थ दोनों है, फल और व्यापार। पच धातु वाच्य में क्या रहेगा? जैसे घट में घटत्व, पट में पटत्व, तद्धातु वाच्य में फल तद्धातु वाच्यत्व किसमें गया? फल और व्यापार में। फल और व्यापार में। लेकिन हमको प्रकारता श्रेष्ठ जिसमें हो ऐसा ही धातु वाच्यत्व लेना हो, तो प्रकारता श्रेष्ठ जाता है विकृति में, धातु वाच्यत्व भी उसी विकृति में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? जी जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो एक जो लक्षण हमारा चला गया वो विकृति आदि फल में चला गया, जाएगा कि नहीं?
तो वही कह दिया कर्ति प्रत्यय समविव्याहारे माने कर्तवाच्य तद्धातु जन्य शाब्द बोधीय तद्धातु जन्य शाब्द बोधीय विशेषता निरूपित प्रकार विशेषता जो है वो दोनों में रहती है, उपस्थिति में विशेष दोनों रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो है दोनों व्यापार में लक्षण रचना है उस अवस्था में, इसलिए शाब्द बोधीय विशेषता दिया हुआ है। आज इतना समय हो गया है, फिर अगली कक्षा में करेंगे, कल जो नेक्स्ट कक्षा में, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सब अनम्यूटेड। हाँ अनम्यूट कर दीजिए माता जी, कुछ पूछ लो जिसको जो है। हाँ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए, पूछ लो। अलाउ 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 कर दीजिए। हाँ पूछिए जिसको कुछ पूछना है। पूछना तो है गुरुजी पूछ लो। प्रणाम। हाँ हाँ कौन? गुरुजी भावेश। हाँ भावेश बोलिए। हाँ गुरुजी कर्तृ प्रत्यय समव्यवहार इसलिए दिया है क्योंकि कर्म प्रत्यय समव्यवहार में व्यापार में अतिव्याप्ति हो रही थी, कर्मवाच्य तो में, हाँ जी जी इसलिए जो है कर्तवाच्य दे दिया कि उस कर्मवाच्य अतिव्याप्ति में का वारण करने के लिए। नागेश, जी हाँ नागेश के मत से न हो जाए इसलिए दिया। जी, और शाब्द हाँ। बोधीय इसलिए दिया क्योंकि उपस्थिति काल में व्यापार में भी हाँ विशेषता है गुरुजी, तो वहां पर विशेषता है, हाँ फल में भी विशेषता है। नहीं भावेश, जी शाब्द बोधी इसलिए दिया है ना कि प्राचीन वैयाकरणों के यहाँ, ध्यान दीजिए, प्राचीन वैयाकरणों के यहाँ फल और व्यापार दोनों विशेष होते हैं। जी तो विशेष है तो दोनों में विशेषता रहेगी। जी गुरुजी। तो फलनिष्ठ विशेषता रहेगी कि नहीं? हाँ रहेगी गुरुजी। तो फलनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता श्रेष्ठ इत्यादि जो है वो अन्य में भी जा सकता है, विकल्पित्व इत्यादि में न चला जाए, इसलिए शाब्द बोधी दे रहा है। शाब्द फल में उपस्थिति विशेषता, फल में उपस्थिति विशेषता है, लेकिन शाब्द बोधी विशेषता नहीं। जी गुरुजी। हमको शाब्द बोधी विशेषता निरूपित प्रकारता शर्त लेना है। जी गुरुजी, इसलिए दे रहा है उपस्थिति काल में कोई भी विशेषता है जी। हाँ उपस्थिति विशेषता निरूपित प्रकारता शर्त तो किसी और में जाएगा, वो फल में नहीं जाएगा, क्योंकि विकृति जो फल है वो विकृति फल जो हमारा है उस विकृति में क्या है, उपस्थिति विशेषता है। तो उपस्थिति विशेषता न ले ले, उपस्थिति विशेषता न ले, शाब्द बोधी विशेषता ही ले, इसलिए दिया हुआ है। जी गुरुजी। और जब उपस्थिति विशेषता पकड़ेंगे तो विकल्पित्व इत्यादि में भी जा सकता है लक्षण जी। तो जैसे हाँ तो वहां पर नजर आ गया इसलिए दिया हुआ। हाँ तो ये है। और गुरुजी तद्धातु वाच्यत्व हम इतना ही लेंगे गुरुजी, तो व्यापार में भी लक्षण चला जाएगा। हाँ अतिव्याप्ति होने लगेगी। तो गुरुजी एक और ये नहीं बताया गुरुजी, कर्तृ प्रत्यय समव्यवहारे तद्धातु जन्य शाब्द बोधीय धात्वर्थ निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वम, इतना ही लक्षण रखते तो गुरुजी। प्रथम जो सत्यंत है वो सत्यंत ही रखते तो गुरुजी। तद्धातु जन्य शाब्द बोधीय धात्वर्थ निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वम, इतना ही रखते गुरुजी। तद्धातु वाच्यत्वम ये नहीं रखते गुरुजी, सत्यंत सती के बाद है गुरुजी। तो उसमें भी चला जाएगा, हमारा विकल्पित्व इत्यादि में चला जाएगा। विकृति की उपस्थिति विकल्पित्व हो रही है, तो विकल्पित्व इत्यादि में भी तो प्रकारता शर्त हो जाएगा, लेकिन तद्धातु वाच्यत्व उसमें नहीं जाएगा, इसलिए वो कह दिया जो है विकल्पित्व इत्यादि जो है उनमें लक्षण चला जाए, इसलिए तद्धातु वाच्यत्व जो जाएगा वो विकृति और व्यापार में ही जाएगा, फल और व्यापार में जाएगा। तो फल में ही लक्षण जाए, इसलिए कह दिया फल के एक देश में न चला जाए, इसलिए तद्धातु वाच्यत्व भी देना पड़ेगा, क्योंकि प्रकारता शर्त उसमें भी है। ठीक है, शाब्दबोध में प्रकार भी बनता है, जो हमारा उपस्थिति में पदार्थ का एक देश होता है, उपस्थिति में पदार्थ का जो एक देश होता है वो भी शाब्दबोध में प्रकार बनता है। जैसे नीलो घटा है, नीलो घटा में नीलत्व जो हमारा है वो नीलत्व भी शाब्दबोध में प्रकारत्व भाषित होता है, नील भी शाब्दबोध में प्रकारत्व भाषित होता है जी, और नीलत्व भी शाब्दबोध में प्रकारत्व भाषित होता है। तो नीलत्व इत्यादि जो हमारा होगा
उसी प्रकार से विकृति और विकृतित्व, तो विकृति तो धातुवाच्य है, विकृतित्व जो है वो हमारा जो है वो उसकी उपस्थिति हो रही है विकृतित्वेन। आज समझा गई? तो विकृतित्व इत्यादि में लक्षण न चला जाए, जो हमारा अलक्ष्य है, जो हमारा अवाच्य है, अवाच्य, उसको अवाच्य कहेंगे। अवाच्य विकृतित्वादौ लक्षणम न गच्छेत तदर्थम तद्धातुवाच्यत्वम आवश्यकम, ऐसा लिख सकते हो। ठीक जी गुरु जी, समझे भावेश? जी गुरु जी। हाँ हाँ, इसलिए दिया हुआ है, क्योंकि नीलत्व भी हमारा जो है प्रकार बनता है शब्द बोध में। ऐसा जैसे नीलो घटक का शब्द बोध हम करते, एक बार देख लोगे ना तो मालूम हो जाएगा भावे। जैसे नीलो घटक का शब्द बोध क्या होता है? अभेद संबंध नील विशिष्ट घटक। उसको इस प्रकार भी कर सकते हो कि नीलत्व भी भाषित होगा शब्द बोध में, समवाय संबंधे नीलत्वावच्छिन्न तो नीलत्वावच्छिन्न कहते हो ना, तो नीलत्वावच्छिन्न तो भी शब्द बोध में भाषित होता है कि नहीं? जी होता है। और कैसे होता है? प्रकारत्वेन होता है। जी गुरु। हाँ, इसलिए जो है ये दिया हुआ है। चलिए अब विराम देते हैं। हाँ ठीक है, अस्तु, धन्यवाद। और किसी को पूछना है कुछ? ठीक है भावेश? ठीक है भावेश? हाँ जी 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 गुरु जी। चलिए हाँ हाँ हाँ, भगवान साहब कुछ, भगवान साहब पूछ रहे थे। अब भगवान साहब बोलिए। गुरुदेव, मैं चरणों में निवेदन योग कर रहा था कि आप हाँ बताया है ये फल का लक्षण निर्दुष्ट है ना? हाँ जी, निर्दुष्ट है ये जो फल का लक्षण है ना। हाँ, चाहे ये प्राचीन वैयाकरण, नव वैयाकरण, उभय संप्रदाय विशिष्ट फल लक्षण है। उभय संप्रदाय से कथित फल लक्षण है, दोनों संप्रदायों में मान्य फल लक्षण है। गुरुदेव, लेकिन थोड़ी सी एक दिक्कत थी गुरुदेव, थोड़ा यदि आप तत्वदर्शी। अब अगली कक्षा का समय हो रहा है भगवान सहाय जी, इसलिए अगली कक्षा में पूछेंगे। जी माता जी प्रणाम। एक दूसरे विद्यार्थी आज ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम माता जी प्रणाम। आचार्य जी को प्रणाम। व्याख्यान हुआ, अब शनिवार को होगा। प्रणाम गुरु जी माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी, आचार्य माता जी प्रणाम।